हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं दुष्यंत कुमार। डी कुमार आईसीएस एकेडमी में स्वागत है आपका। तो आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ बात करेंगे और वो टॉपिक है लोकसभा स्पीकर यानी लोकसभा के अध्यक्ष। तो लोकसभा का अध्यक्ष बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और इसे हम लोग बहुत ही विस्तार से देखेंगे। आपको बता दें कि ये टॉपिक हमने वहाँ देखा था जब हम लोग लोकसभा की संरचना को पढ़ रहे थे। तो यहाँ पे हम लोग बहुत ही विस्तार से चर्चा करेंगे और आखिरी में ये भी देखेंगे कि यहाँ से क्वेश्चन किस प्रकार से बन सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। अध्यक्ष की चुनाव की तिथि कैसे निर्धारित की जाती है, अध्यक्ष कौन होता है, कौन इन्हें शपथ दिलाते हैं और इनकी शक्तियां और कार्य क्या होते हैं, तो ये सब हम लोग इसी टॉपिक में कवर करने जा रहे हैं। तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, लोकसभा अपने सदस्यों में से ही अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव कर लेती है। सबसे पहले प्रोटेम स्पीकर को चुना जाता है, यानी वो अस्थायी अध्यक्ष होते हैं, और वो स्थायी अध्यक्ष यानी लोकसभा स्पीकर को चुनने में मदद करते हैं। उनकी नियुक्ति कौन करता है? जो प्रोटेम स्पीकर होते हैं यानी अस्थायी अध्यक्ष, उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और जब वो स्थायी अध्यक्ष को चुनने में मदद कर देते हैं, यानी जब लोकसभा का स्पीकर चुन लिया जाता है, तो उनका पद स्वतः ही समाप्त हो जाता है प्रोटेम स्पीकर का। और उनका जो मुख्य काम होता है वो नवनिर्वाचित सांसदों को शपथ दिलाना होता है। जो न्यूली इलेक्टेड लोकसभा होती है उनके जो मेंबर्स होते हैं उनको ओथ और यानी शपथ दिलाते हैं। तो कुछ इंग्लिश भी आप सीखते जाइए, क्योंकि इंग्लिश का एक नया दौर चला है और यूपीएससी के लिए तो इंग्लिश बहुत ही महत्वपूर्ण है। 300 नंबर का अलग से पेपर होता है जिसमें आपको क्वालिफाई करना होता है, और जब तक आप क्वालिफाई नहीं करेंगे तो आपकी दूसरी कॉपी भी चेक नहीं की जाएगी। इसलिए थोड़ा थोड़ा इंग्लिश भी आप सीखते जाइए। हर मतलब जो इम्पोर्टेंट अधिकारी होते हैं उनकी इंग्लिश क्या होती है, उनकी अंग्रेजी, वो भी आप जानिए। तो आपको पता चल गया कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कैसे चुने जाते हैं। तो जब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के जो चुनाव की तिथि होती है वो अध्यक्ष के चुनाव की तिथि राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित की जाती है, और उपाध्यक्ष के चुनाव की जो तिथि होती है वो अध्यक्ष के द्वारा निर्धारित की जाती है। आपको एक बात बताना चाहेंगे कि आप बताइए लोकसभा में बहुमत किसका होता है? लोकसभा में जो बहुमत होता है वो किसी सत्ताधारी दल का ही होता है, सत्तारूढ़ पार्टी का होता है। जैसे अभी बीजेपी को क्या है, बीजेपी मेजोरिटी में है, बीजेपी क्या है, सत्तारूढ़ पार्टी है, तो उसका बहुमत होता है। इसलिए जब इलेक्शन होगा तो इलेक्शन में जीतने की चांसेस किसके होंगे? जाहिर सी बात है, जिस पार्टी का बहुमत होगा सदन में वही पार्टी जीतेगा और उसी का ही अध्यक्ष बनेगा। तो जाहिर सी बात है कि अध्यक्ष किसका बनता है? जो सत्तारूढ़ दल का होता है वही अध्यक्ष बनता है। इसके बाद आपको बता दें कि ये राष्ट्रपति को किसी भी समय संबोधित करके अपना त्याग पत्र दे सकते हैं। इनको हटाने के लिए क्या प्रक्रिया है? तो आपको बता दें कि इनको हटाने के लिए इनको अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और उपसभापति को लगभग एक ही तरीके से हटाया जाता है। तो हमने बताया था तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प के आधार पे, तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प के आधार पे ये क्या होता है? आपको बता दें कि आप बताइए लोकसभा में कितने का बहुमत है? 545 सदस्य हैं। तो 545 डेली तो 545 जाते नहीं होंगे, कितने जाते होंगे? मान के चले चलो 540 गए, तो ये क्या हो गए? तत्कालीन सदस्य हो गए एट प्रेजेंट। ठीक है, मान लीजिए 5 एब्सेंट रहे, जैसे आप भी डेली स्कूल या कॉलेज नहीं जाते होंगे, तो मान लीजिए 545 है, 543 मान लो, या 2 एंग्लो इंडियन को हटा दो तो 545 या 43 में से मान लीजिए ये एब्सेंट रहे और 540 लोग पहुंचे, तो 540 का जो मेजोरिटी निकल के आएगा वो कितनी आएगी? आप डिवाइड कर दीजिए, मैथ के स्टूडेंट हैं, ठीक है, तो निकाल पाएंगे आप। कितना आएगा? 2 दूना 4, और कितना आ जाएगा 545 का? निकाल लीजिए आप। कहाँ गया मार्कर? तो ये मान लीजिए 545 है, 545 को डिवाइड कर दीजिए, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 सत्ते 14 और 2 एकम 2। ठीक है, तो यानी 272 के समथिंग मान के चलिए आप। ठीक है, ये 272 के लगभग इतना होना चाहिए। तो ये एट प्रेजेंट कितना भी हो सकता है। तत्कालीन मान लीजिए 500 है, तो 500 होगा तो कितना? 251 हो जाएगा।
400 पहुंचा मान लीजिए, 400 सदस्य, तो 400 के कितना 201। तो तात्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प के आधार पर इनको हटाया जाता है। ठीक है। इसके बाद प्रीसाइडिंग ऑफिसर कौन होते हैं? इनको पीठासीन अधिकारी बोलते हैं। अध्यक्ष हुए, उपाध्यक्ष हुए और सभापति हुए, उपसभापति हुए, ये सभी क्या हैं? प्रीसाइडिंग ऑफिसर हैं। अपने अपने सदन के इन्हें पीठासीन अधिकारी बोलते हैं। ठीक है। जब ये अध्यक्षता करते हैं तो पीठासीन अधिकारी होते हैं। ठीक है। और इनके पीठासीन अधिकारी जो भी होता है प्रीसाइडिंग ऑफिसर्स, उसके बहुत ही पावर होते हैं। तो वरीयता क्रम में भी अगर हम इन्हें देखें तो ये सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, कितना महत्वपूर्ण पद है, कितना बड़ा पद है। आप देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट का जज या वकील ही अपने आप में बहुत महत्व रखता है। तो आप सीजेआई जब हम कह रहे हैं तो आप समझ जाइए भारत का मुख्य न्यायाधीश कितना महत्वपूर्ण पद है। और वरीयता क्रम में उनके बराबर इनको स्थान दिया गया है, 7वें स्थान पर इनको वरीयता क्रम में रखा गया है। तो अगर हम इनकी शक्तियां और कार्यों पर बात करें, शक्तियां और कार्य, तो क्या इनकी शक्तियां होंगी? तो मैं बता दूं आपको कि इनको सभी लोग सदन में इनको बहुत ही सम्मान और प्रतिष्ठा और बहुत ही आदर के साथ इनको बुलाया जाता है, बड़ा इनका मान सम्मान होता है। ठीक है। दूसरी चीज ये कि सामान्य स्थिति में ये क्या नहीं देते हैं? सामान्य स्थिति में मत नहीं देते हैं, बल्कि निर्णायक वोट देते हैं, कास्टिंग वोट देते हैं। ये मैं आपको बता दूं कास्टिंग वोट क्या होता है। पहली बात तो आप ये जानिए कि ये नॉर्मल वोट भी दे सकते हैं, सामान्य वोट भी, वोटिंग भी करने का राइट है, और उन्हें कास्टिंग वोट भी देने का अधिकार। तो आप दोनों को समझ लीजिए। सामान्य बहुमत कब देते हैं? सामान्य बहुमत जब देते हैं, जैसे मान लीजिए जब इनको हटाने की प्रक्रिया सदन में क्या हो, विचाराधीन हो, जब इनको हटाने का प्रस्ताव सदन में लाया जाए लोकसभा में। ठीक है। और ऐसा कोई भी प्रस्ताव तब तक नहीं लाया जा सकता जब तक इन्हें 14 दिन पूर्व लिखित सूचना ना दी गई हो। ठीक है। ऐसा कोई भी प्रस्ताव तब तक लोकसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता जब तक इन्हें लिखित सूचना ना दी गई हो। तो आप ये समझिए कि कास्टिंग वोट क्या होता है और नॉर्मल वोट क्या होता है। तो नॉर्मल वोट आपको बता दें, जब हटाने की प्रक्रिया सदन में विचाराधीन हो उस समय ये प्रीसाइडिंग ऑफिसर नहीं होंगे, तो इसलिए इन्हें कास्टिंग वोट, निर्णायक मत भी देने का अधिकार नहीं होगा। वो उस समय ये सामान्य वोट देते हैं, नॉर्मल वोटिंग करते हैं। ठीक है। जैसे मान लीजिए और भी मेंबर्स होते हैं, लेकिन सदन में इन्हें भाग लेने का बराबर अधिकार होता है। उस समय एक ये समझ लीजिए आप, ये इनके पावर्स छिन जाते हैं और नॉर्मल मेंबर्स जो होते हैं लोकसभा के, उस तरह ही इनको भी ट्रीट किया जाता है। उस समय ये कोई प्रीसाइडिंग ऑफिसर नहीं होंगे। समझ रहे हैं ना आप? जब इनको हटाने की प्रक्रिया विचाराधीन हो उस समय ये कौन सा वोट देंगे? नॉर्मल वोट देंगे, साधारण वोट देंगे। विशेष बहुमत यानी कास्टिंग वोट कब देंगे? ये कास्टिंग वोट सामान्य परिस्थिति में, जब हमने बताया था कोई भी, जैसे मान लीजिए मत बराबर हो गया है, आधे लोग, मान लीजिए 545 हैं लोकसभा में सदस्य, 540 लोग पहुंचे या 500 लोग पहुंचे, किसी मुद्दे पे क्या हो गया, गतिरोध हो गया मान लीजिए किसी बिल में, तो फिर वोटिंग हुई और वोटिंग में आधे लोगों ने कहा कि मान लीजिए ऐसा होना चाहिए और कुछ ने कहा कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, कुछ फेवर में है बिल के, कुछ फेवर में नहीं है, तो ये क्या हो गया, एक गतिरोध की स्थिति पैदा हो गई। और गतिरोध को समाप्त करने के लिए क्या होता है, कास्टिंग वोट का प्रयोग किया जाता है। नहीं आई बात समझ में? मैं समझा दूं आपको। मान लीजिए 500 लोग पहुंचे, मान लीजिए कि 500 लोग पहुंचे। ठीक है। 500 में 250 लोग किसी 250 इस साइड है और 250 इस साइड है। ठीक है। तो अब निर्णायक वोट यानी कास्टिंग वोट किसके पास रहेगा? कास्टिंग वोट रहेगा अध्यक्ष के पास, लोकसभा स्पीकर के पास कास्टिंग वोट होगा। वो अगर इस साइड हो जाएंगे तो ये वाला पक्ष जीता माना जाएगा और इस साइड हो जाएंगे तो ये वाला पक्ष जीता माना जाएगा। ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो संयुक्त अधिवेशन, ज्वाइंट सेशन क्या होता है? संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा स्पीकर करते हैं। क्या होता है संयुक्त अधिवेशन? याद करिए अनुच्छेद 160 में इसका प्रावधान है और मैंने कहा बताया था संयुक्त अधिवेशन
याद कीजिए जब मैं आपको धन विधेयक नहीं सॉरी बिल्स पढ़ा रहा था और बिल्स में आपको साधारण बिल बता रहा था, ऑर्डिनरी बिल जब मैं पढ़ा रहा था, ऑर्डिनरी बिल के टाइम मैंने आपको बताया था अनुच्छेद 160 में संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है। जब कोई भी बिल दोनों सदनों से पास होकर राष्ट्रपति के पास जाता है, मान लीजिए राष्ट्रपति ने उस पर हस्ताक्षर कर दिए तो वो अधिनियम बन गया। अब मान लीजिए दोनों सदनों में बिल को लेकर के क्या है, गतिरोध है, एक सदन सहमत है बिल के लिए, दूसरा सदन सहमत नहीं है, तो राष्ट्रपति को या राष्ट्रपति के आदेश से क्या बुलाया जाता है, संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। और जब संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है तो उसकी अध्यक्षता कौन करता है, वहां मैंने बताया था कि लोकसभा अध्यक्ष करेंगे, अध्यक्ष नहीं होंगे तो उपाध्यक्ष करेंगे, और उपाध्यक्ष नहीं होंगे तो उपसभापति करेंगे। सभापति संयुक्त अधिवेशन ज्वाइंट सेशन की अध्यक्षता नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि वो सदस्य नहीं होते। ठीक है, सभापति माने उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो वो मैंने बताया था ना, किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए बताया था कि वो संसद या राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। तो जब वो सदस्य नहीं है तो उन्हें कास्टिंग वोट का अधिकार भी नहीं है। ठीक है, तो ये बात भी आपको समझ में आ गई। धन विधेयक को प्रमाणित करने का अधिकार। आप मनी बिल को मैंने बताया था, मनी बिल वाला टॉपिक आप देखिए ध्यान से, तो वहां मैंने बताया था अनुच्छेद 110 में मनी बिल का क्या दिया है, प्रावधान है कि मनी बिल होता क्या है, तो किसी कर को लगाना, हटाना या उसमें परिवर्तन करना, या संचित निधि से धन का निष्कासन करना, यानी पैसे से संबंधित कोई भी बिल होगा वो धन विधेयक है। ठीक है, और धन विधेयक को प्रमाणित करने का अधिकार, यानी उसकी जांच करने का अधिकार कि ये धन विधेयक है या नहीं है, या कोई और बिल है, तो इसको कैसे पता चलेगा कि कोई भी बिल धन विधेयक है या नहीं। उसको प्रमाणित करने का अधिकार किसको है, केवल और केवल लोकसभा स्पीकर को है। अगर स्पीकर नहीं हुए तब तो किसी को नहीं है। अगर आपसे क्वेश्चन घुमा के भी पूछे तो भी आप कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, तो धन विधेयक को प्रमाणित करने का अधिकार केवल लोकसभा अध्यक्ष को है। ठीक है, तो धन विधेयक हो गया, संयुक्त अधिवेशन हो गया, और आपको बता दें सदन के नेता के आग्रह पर वो गुप्त बैठक बुला सकता है। सदन का नेता कौन होता है, आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं, बिल्कुल सही बता रहे हैं आप। सदन का नेता कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। सदन का नेता प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, एक विपक्ष का नेता भी होता है। तो विपक्ष का नेता कौन होता है, विपक्ष का नेता यानी जो दूसरा सबसे बड़ा दल होता है उसमें से एक विपक्ष का नेता होता है। जैसे जब बीजेपी सत्ता में होती है तो कांग्रेस की तरफ से कोई विपक्षी, दो ही बड़े दल हैं अपने भारत में, एक कांग्रेस और एक बीजेपी। मान लीजिए बीजेपी जब मेजोरिटी में होती तो कांग्रेस की तरफ से कोई विपक्ष का नेता होता, और जब कांग्रेस होती है तो फिर बीजेपी की तरफ से कोई भी विपक्ष का नेता होता है। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई आपको। वरीयता के क्रम में बता चुके हैं कि इनका 7वें स्थान पर है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ इनको रखा जाता है। वेतन भत्ता संसद द्वारा निर्धारित होते हैं, और शपथ अलग से इनके लिए कोई शपथ का प्रावधान नहीं है। थोड़ा सा आपको इनकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में अगर हम ले चलें तो बताना चाहेंगे आपको कि 1919 का जो एक्ट है भारत शासन अधिनियम, जब आपको मैं संवैधानिक विकास पढ़ाऊंगा तो सारे एक्ट पढ़ाऊंगा, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से लेके 1947 तक जितने भी एक्ट हैं, ठीक है, पिट्स इंडिया एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट, भारत शासन अधिनियम, सारे पढ़ाऊंगा आपको। ठीक है, बिल्कुल परेशान मत होइए, आप बराबर इस चैनल पर बने रहिए, और मैं आपको पूरा जीएस यहीं कंप्लीट करवा दूंगा। जब आपको लगे कि हाँ मतलब मैं क्वेश्चन पेपर उठाइए आप प्रीवियस ईयर के, ठीक है, प्रीलिम्स परीक्षा के उठाइए, मुख्य परीक्षा के उठाइए, जब आप पहले लेक्चर को सुनिए अच्छे से। ठीक है, और मैंने बताया था लक्ष्मीकांत हम लेके चल रहे हैं, खुद भी अगर हो सके सेल्फ स्टडी करिए, तब आप देखिए कि हाँ अब हम उसको हैंडल कर पा रहे हैं। ठीक है, हालांकि लक्ष्मीकांत है वो केवल मुख्य परीक्षा तक की तैयारी के लिए कंप्लीट नहीं मानी जाती, उसके लिए हम आपको दूसरी किताब भी बताएंगे, उसका भी अध्ययन आप करिएगा साथ साथ। तो आपको बता दें, हम इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पर लेके चलते हैं आपको। तो 1919 का जो भारत शासन अधिनियम आया था
1919 का भारत शासन अधिनियम, इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट भी कहते हैं, उसमें इसका प्रावधान मिलता है और उसी के आधार पे 1921 में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद का सृजन किया गया। उस समय लेकिन इन्हें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष नहीं कहते थे, किसी दूसरे नाम से जानते थे। किस नाम से जानते थे? जी हाँ, बिल्कुल सही बात, प्रेसिडेंट और डिप्टी प्रेसिडेंट के नाम से जानते थे। किस नाम से जानते थे? प्रेसिडेंट और डिप्टी प्रेसिडेंट। फिर इसके बाद क्या हुआ कि 1921 के पहले गवर्नर जनरल ही केंद्रीय विधान परिषद का क्या होता था? केंद्रीय विधान परिषद का वो स्पीकर होता था या अध्यक्ष होता था। जैसे मान लीजिए आज कौन है? आज प्रधानमंत्री है, वैसे पहले गवर्नर जनरल हुआ करता था, फिर उसका नाम बदल के वायसराय कहा जाने लगा। ठीक है, तो जब हम इतिहास भी पढ़ाएंगे तो इतिहास में आपको ये चीज बता देंगे, सारी चीज क्लियर हो जाएगी आपको। ठीक है, तो फिर इसके बाद 1925 में विट्ठल भाई पटेल को बनाया गया था। ठीक है, अध्यक्ष बनाया गया, पहले भारतीय थे। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे पहले भारतीय जिन्हें अध्यक्ष का पद मिला, ठीक है, तो विट्ठल भाई पटेल, और उपाध्यक्ष में सच्चिदानंद सिन्हा है। ठीक है, और अगर पूछे कि लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे, तो गणेश वासुदेव मावलंकर लोकसभा के पहले स्पीकर थे। कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर पहले लोकसभा अध्यक्ष थे, पहले लोकसभा के स्पीकर थे। ठीक है, और वाइस स्पीकर उपाध्यक्ष कौन थे? तो अनंत सैनाम आयंगर ये उपाध्यक्ष थे। ठीक है, तो अगर आपसे लोकसभा अध्यक्ष के संदर्भ में एक प्रश्न पूछे तो बता पाएंगे आप? अगर मैं एक प्रश्न पूछूं तो बता पाएंगे आपसे? तो चलिए एक प्रश्न बनाते हैं। आपसे क्वेश्चन अगर इस तरह से पूछे मान लीजिए एग्जाम में कि लोकसभा अध्यक्ष के संदर्भ में विचार कीजिए। प्रश्न है लोकसभा अध्यक्ष के संदर्भ में विचार कीजिए। ए, लोकसभा अध्यक्ष को राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष को राष्ट्रपति के द्वारा चुना जाता है या मनोनीत किया जाता है, ऐसे समझ लीजिए। ठीक है, दूसरा पॉइंट, उपाध्यक्ष लोकसभा के अध्यक्ष की तिथि को निर्धारित करते हैं। उपाध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष की तिथि को निर्धारित करते हैं, और अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसको देते हैं? राष्ट्रपति को देते हैं। तो क्वेश्चन समझ गए आप? कौन सा सही है इसमें? अब आपसे विकल्प दे रहा है, एक सही है, एक दो सही है, एक दो तीन सही है, कोई सही नहीं है। तो इसमें आंसर होगा कोई सही नहीं है। ठीक है, इनकी तिथि कौन निर्धारित करता है? मैंने पहले बता चुका हूं, अध्यक्ष की तिथि राष्ट्रपति निर्धारित करते हैं। कैसे इनको चुना जाता है? तो लोकसभा सदस्य अपने सदस्यों में से ही अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुन लेते हैं, तिथि राष्ट्रपति निर्धारित करते हैं। ठीक है, और उपाध्यक्ष की तिथि कौन निर्धारित करता है? अध्यक्ष निर्धारित करते हैं। इसके बाद त्याग पत्र, अध्यक्ष अपना त्याग पत्र उपाध्यक्ष को देते हैं और उपाध्यक्ष अपना त्याग पत्र अध्यक्ष को देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये बात समझ में आ गई। ठीक है, तो इस तरह से सारे इसके जो प्रावधान थे, सारे प्रावधान क्या हैं? गलत हैं। तो आज हम यहीं तक रखते हैं, इसके बाद एक नए टॉपिक के साथ आएंगे। धन्यवाद।